गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोगों को चौथा जो चैप्टर जो हम कर रहे हैं वो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और आपने कमेंट बॉक्स के अंदर भी अपने व्यूज़ लिखे हुए हैं कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, लेकिन हमें चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वहाँ पे कमेंट करें, ठीक है। एक या दो बच्चे वहाँ कमेंट करते हैं, ओके। हम नहीं चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वहाँ पे कमेंट करें, ताकि हमें ये पता चलता रहे कि हाँ आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है। आपके जो डाउट है बेटा वो भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। मैं आपको हर क्लास में बार बार यही बात कहता हूँ, ठीक है, क्योंकि जब तक आप हमें डाउट्स नहीं बताएंगे, ठीक है। ऑनलाइन क्लास के अंदर बेटा हम विजुअलाइज नहीं है ना, एक दूसरे के साथ में हम कम्युनिकेट नहीं है, लाइव कम्युनिकेशन नहीं चल रहा है हमारा, ठीक है। अगर वो चलता तो हम लोग हमारे डाउट वहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं है ना। रिकॉर्डिंग की जाती है और उसके बाद जो है वीडियोस अपलोड किए जाते हैं, ठीक है। तो लाइव नहीं चल रहा है ये, ओके। तो आप अपने जो डाउट है बेटा वो उस बॉक्स के अंदर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हाँ हमें डाउट आ रहा है सर, हम रिपीट कर सकते हैं। और अगर डाउट नहीं आ रहा तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा है ये तो कि आपके डाउट्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छी बात है हमारे लिए भी कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है ऑनलाइन के अंदर, ओके। तो हम जो है चौथा चैप्टर पढ़ रहे थे और चौथे चैप्टर के अंदर यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम लोगों ने जो है टेम्परेरी मेथड को कंप्लीट कर लिया था। टेम्परेरी मेथड में हमने नेचुरल मेथड किया, उसके बाद में बैरियर मेथड किया, बैरियर मेथड के बाद में आईयूडी भी हमने पढ़ी, हार्मोनल मेथड भी हमने पढ़े, केमिकल मेथड भी हमने पढ़े। तो इस तरीके से टेम्परेरी मेथड तो हमने कर लिया है। टेम्परेरी मेथड के अंदर बेटा यह है कि जब हमको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करवानी है तब तक आप इन मेथड का यूज़ करो, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। और जिस दिन हम चाह रहे हैं कि अब हमें बच्चा चाहिए, हमें प्रेगनेंसी कंसीव करवानी है, तो आप इस मेथड का यूज़ लेना बंद कर दीजिए, ठीक है। प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। क्लियर। अब जो हम पढ़ने वाले हैं दूसरा मेथड वो है बेटा परमानेंट मेथड यानी स्थायी उपाय, कि अगर एक बार आपने इस उपाय को अपना लिया, ठीक है, उसके बाद दोबारा से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं बेटा परमानेंट मेथड, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं दूसरा मेथड, ठीक है, और दूसरे मेथड का नाम क्या है, परमानेंट मेथड, ठीक है, या टर्मिनल मेथड। तो बी परमानेंट मेथड, ठीक है, या फिर इसका दूसरा नाम है बेटा टर्मिनल मेथड। ओके, यानी स्थायी उपाय, ठीक है, स्थायी उपाय। तो बेटा इसके अंदर ये हाईली इफेक्टिव है सबसे पहली चीज तो, ठीक है। कैसा है ये, हाईली इफेक्टिव है, जिसको अपन बोलते हैं ये अधिकतम प्रभावी है, ठीक है, यानी अधिक रूप से प्रभावी, हाईली इफेक्टिव है बेटा ये, है ना, अधिक रूप से प्रभावी है, ओके। दूसरी चीज अगर अपन देखें इसके बारे में कि ये पुअर रिवर्सिबिलिटी रखता है, यानी इसको वापस मतलब स्थायी है ये। कैसा है ये, स्थायी है, ठीक है, यानी इसको वापस से पुनः वाली स्थिति में नहीं लाया जा सकता है कि अगर एक बार इस मेथड को यूज ले लिया तो वापस से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इस मेथड के अंदर ऐसा क्या होता है वो हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो मेल और फीमेल दोनों के अंदर हम यहाँ पर अलग अलग पढ़ते हैं ना। तो ये तो है बेटा मेल, है ना, और ये है फीमेल। तो कौन कौन से मेथड होते हैं इनके अंदर वो अपन देखते हैं, ठीक है। तो मेल की अगर अपन बात करते हैं तो उसके अंदर इस मेथड को बोलते हैं बेटा वैसेक्टॉमी, ठीक है। क्या बोलेंगे इस मेथड को, वैसेक्टॉमी बोलेंगे, ठीक है। और हिंदी में इसको अपन बोल सकते हैं नरबंदेकरण, ठीक है। इसको हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, नरबंदेकरण बोल सकते हैं, यानी शुक्रवाहक उच्छेदन। अगर आप इसका दूसरा नाम भी देखें तो उसका नाम है शुक्रवाहक उच्छेदन,
ठीक है। और अगर अपन मादा की बात करते हैं तो मादा के अंदर होता है बेटा ट्यूबेक्टोमी। ये मैंने आपको शायद करवा भी दिया है जब हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, उसके अंदर ट्यूबेक्टोमी। तो ट्यूबेक्टोमी को अपन बोलते हैं नलिका उच्छेदन यानी मादा बंदेकरण। ठीक है। अब देखो दोनों के अंदर क्या होता है, वैसेक्टोमी क्या है और ट्यूबेक्टोमी क्या है। ठीक है। तो वैसेक्टोमी की अगर अपन बात करते हैं बेटा तो इसके अंदर वास डिफरेंस यानी शुक्र वाहिनी को कट कर दिया जाता है और उसको बांध दिया जाता है। यानी यहां पर क्या होंगे बेटा, शुक्र वाहिनी। शुक्र वाहिनी का काम क्या होता है भाई, वृषण। वृषण में क्या बनते हैं, शुक्राणु। ठीक है। शुक्राणु कहाँ जाएंगे, अधिवृषण में। अधिवृषण से शुक्र वाहिनी से होते हुए जाएंगे शुक्राशय में। शुक्राशय में बनेगा वीर्य। वीर्य के अंदर मिलेंगे और स्खलित होंगे। स्खलित होने के बाद वो पेनिस के थ्रू कहाँ चला जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, इंसेमिनेट हो जाएंगे या जैकुलेट हो जाएंगे। समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत है? तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, शुक्र वाहिनी को, एक जोड़ी शुक्र वाहिनी होती है तो दोनों को ही क्या कर देते हैं, काट देते हैं और काट कर उसको बांध देते हैं, जिससे शुक्राणु जो है वो बाहर ही नहीं आ पाएंगे। शुक्राणु बनेंगे तो सही लेकिन शुक्राणु इजैकुलेट नहीं हो पाएंगे, स्खलित नहीं हो पाएंगे। जब शुक्राणु ही स्खलित नहीं हुए तो क्या यहां पर प्रेगनेंसी हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो यहां पर अपन को क्या किया जाता है कि इस प्रक्रिया में शुक्र वाहिनी को काट दिया जाता है। इस प्रक्रिया के अंदर क्या होगा बेटा, शुक्र वाहिनी को काट दिया जाता है जिससे शुक्राणुओं का विसर्जन नहीं होता, जिससे शुक्राणुओं का विसर्जन नहीं होता है, जिससे शुक्राणुओं का विसर्जन नहीं होता है। अब इसके अंदर क्या क्या होगा, मैं पूछता हूं, क्या यहां पर आपने शुक्र वाहिनी को काटा है, शुक्राणु का विसर्जन नहीं हुआ, तो क्या शुक्राणु का निर्माण होगा, क्या शुक्राणु निर्माण होगा क्या, ये बताओ आप। बिल्कुल होगा। ठीक है, क्योंकि अपन ने टेस्टिस को रिमूव नहीं किया ना बेटा, हमने तो शुक्र वाहिनी को काटा है, वृषण को थोड़ी काटा है। ठीक है, वृषण को थोड़ी रिमूव किया, तो वृषण में तो शुक्राणु बनेंगे, तो शुक्राणु का निर्माण तो होगा। फिर अपन बात करते हैं कि वीर्य स्खलित होगा क्या, वीर्य का स्खलन होगा क्या। बिल्कुल होगा, क्योंकि वीर्य जो बनता है वो कहां से बनता है, प्रोस्टेट ग्लैंड और शुक्राशय से बनता है, तो वीर्य तो स्खलित होगा। ठीक है, लेकिन उसमें शुक्राणु नहीं होंगे, तो अपन लिख सकते हैं विदाउट स्पर्म, क्योंकि शुक्राणु बनेंगे तो सही लेकिन शुक्र वाहिनी को ही काट दिया है, तो शुक्राशय तक कैसे पहुंचेंगे। तो यहां पर जो वीर्य स्खलित होगा वो बिना शुक्राणु के स्खलित होगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनेगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनेगा क्या, बिल्कुल बनेगा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण भी होगा, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन तो लैडिंग कोशिकाओं के द्वारा बनता है जो वृषण में उपस्थित होती है। ठीक है, तो ये होता है बेटा नर बंधीकरण, इसको अपन हिंदी में या सामान्य भाषा में नसबंदी भी कहते हैं। अब मादा बंधीकरण की बात करें तो इसमें फैलोपियन नलिकाओं को काट दिया जाता है। ठीक है, जिससे शुक्राणु निषेचन स्थल पर नहीं पहुंच पाता। इसमें अंडवाहिनी को काट दिया जाता है, जिससे शुक्राणु निषेचन स्थल पर नहीं पहुंच पाता है। यानी यहां पर क्या हो रहा है बेटा,
अंडवाहिनी को ही काट दिया, तो अंडवाहिनी को काट दिया तो शुक्राणु निषेचन स्थल पर नहीं पहुंच पाएगा, और निषेचन स्थल पर नहीं पहुंच पाएगा तो क्या होगा, निषेचन नहीं होगा और इम्प्लांटेशन नहीं होगा। इसमें बात करें तो क्या यहाँ पर रजस्त्राव चक्र होगा? अगर अंडवाहिनी को काट दे तो क्या रजस्त्राव चक्र होता है? बिल्कुल होता है। रजस्त्राव चक्र के अंदर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बात करें क्या यहाँ पर अंडोत्सर्ग होगा? अंडोत्सर्ग भी होगा, यानी अंडा जो है वो कहाँ चला जाएगा? अंडाशय से फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाएगा। ठीक है, क्या यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट होंगे? प्रोजेस्टेरोन व एस्ट्रोजन हार्मोन बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। इन दोनों का निर्माण भी होगा। समझ में आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत है? तो ये दो मेथड है बेटा, जिसको अपन बोलते हैं वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अगर कोई डॉक्टर जो है वो नसबंदी कर रहा है, ठीक है, यानी वो वैसेक्टोमी कर रहा है, लेकिन वो दाई शुक्रवाहिनी को तो उसने काट दिया, लेकिन वो बाई शुक्रवाहिनी को काटना भूल गया। ठीक है भाई, एक जोड़ी होती है दाई और बाई, तो उसने बाई को तो काट दिया लेकिन दाई को काटना भूल गया, तो क्या निषेचन की प्रक्रिया संभव है? क्या शुक्राणु जो है वो रिलीज होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि शुक्राणु जो है दाई नलिका में से बाहर निकल जाएंगे। समझ में आ गया? तो निषेचन की क्रिया तो होगी अगर शुक्राणु जो है स्खलित होंगे। ठीक है ना? तो यहां पर दाई को काटा नहीं है, बाई को काट दिया है, तो शुक्राणु दाई में से निकल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं बेटा, तो ध्यान रखना ना, दोनों को काटना जरूरी है। इसमें भी दोनों अंडवाहिनी को काटना जरूरी है। अगर एक को काट देंगे तो दूसरे से दूसरे में शुक्राणु चले जाएंगे, वहां पे अंडे को जाके निषेचित कर देंगे। ठीक है, तो दोनों के अंदर कट लगाना आवश्यक है, दाई और बाई नलिका, दाई और बाई शुक्र वाहिनी। समझ में आ गया यहाँ तक? तो ये आपका जो मेथड है वो है परमानेंट मेथड। एक बार काटने के बाद इनको वापस से नहीं जोड़ा जा सकता है, इसलिए इसको अपन स्थायी उपाय के नाम से जानते हैं। उतार लो। फिर तीसरा मेथड भी आज ही करेंगे अपन। ओके, अब तीसरा मेथड भी आज ही करने वाले हैं बेटा, जिसका नाम है करेक्टिव मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड है? करेक्टिव मेथड, सुधारात्मक उपाय। तो फिर अगला जो मेथड है वो है सी, और लास्ट मेथड है करेक्टिव मेथड, जिसको अपन बोलते हैं सुधारात्मक उपाय। ठीक है, और इसके अंदर बेटा हम पढ़ते हैं MTP। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? MTP, जिसको अपन बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको अपन क्या बोलते हैं? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी सगर्भता का चिकित्सीय समापन। इसका हिंदी नेम होता है सगर्भता का चिकित्सीय समापन। ठीक है, सगर्भता का चिकित्सीय समापन, इसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें कि होता क्या है, तो गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले ही, यानी डिलीवरी होने से पहले ही जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को
क्या कहा जाता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है। तो हम यहां लिख सकते हैं गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को MTP कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? MTP कहते हैं, यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी कहते हैं। इसको बेटा प्रेरित गर्भपात भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? प्रेरित गर्भपात, यानी अबॉर्शन इसको अपन बोलते हैं, इंड्यूस्ड अबॉर्शन। यानी यहां पर क्या करना है बेटा? अबॉर्शन करवा रहे हैं। ठीक है, यानी गर्भावस्था से पहले बच्चे को क्या कर रहे हैं? यहां पर अबॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो उसको अपन बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, और ये जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है बेटा, ये हर कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, डॉक्टर्स की सलाह के अकॉर्डिंग होती है ये। ठीक है, कुछ कंडीशंस होती है इसके लिए। ठीक है, और डॉक्टर्स के द्वारा ये की जाती है। अब कौन कौन सी कंडीशंस है वो भी अपन देखेंगे। ठीक है, तो हम इसके बारे में और पढ़ते हैं कि भारत सरकार ने इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए, ठीक है, 1971 के अंदर एक कानून की स्वीकृति प्रदान की थी। देखो MTP जो था पहले जो है हर डॉक्टर MTP कर देता था। जैसे कि किसी को सेक्स डिटरमाइन करवा लिया कि हाँ लड़की होने वाली है, ठीक है, तो वो बच्चा गिरा देते थे कि हाँ लड़की नहीं चाहिए हम लोगों को। ठीक है, तो जिसको क्या बोलते हैं बेटा? कन्या भ्रूण हत्या। तो उस कन्या भ्रूण हत्या को बचाने के लिए, रोकने के लिए, कन्याओं का भ्रूण को बचाने के लिए या कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए 1971 के अंदर भारत सरकार ने एक कानून बनाया कि MTP जो है वो लीगल होनी चाहिए, इलीगल नहीं होनी चाहिए। कुछ विशेष कारण होने चाहिए MTP के। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लड़की है गर्भ के अंदर तो उसको मार दिया जाए, MTP करो, अबॉर्ट कर दो, खत्म कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो भारत सरकार ने इसके लिए या इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए 1971 में चिकित्सीय सगर्भता समापन को कानूनी स्वीकृति प्रदान की। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, भारत सरकार ने इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए 1971 में सगर्भता चिकित्सकीय समापन कानून को स्वीकृति प्रदान की। ठीक है, क्या क्या स्वीकृति प्रदान की? क्लियर। और 2017 के अंदर अभी, ठीक है, 2017 के अंदर इसको क्या किया गया? संशोधित किया गया है। इसी एक्ट को क्या किया है? संशोधित किया गया इलीगल अबॉर्शन रोकने के लिए, कि जो भी इलीगल अबॉर्शन हो रहे हैं, ठीक है, जो छुपा के जो अबॉर्शन किए जाते हैं, उस इलीगल अबॉर्शन को रोकने के लिए 2017 के अंदर इसके अंदर कुछ संशोधन और किए गए हैं। अगर कोई डॉक्टर जो है इलीगल अबॉर्शन करता है, ठीक है, तो वो जेल भी जा सकता है या फिर उसको जुर्माना भी भुगतना पड़ सकता है। ठीक है, और अगर कोई फैमिली, ठीक है, क्या करवा रही है? अबॉर्शन करा रही है बिना किसी कारण से, या इलीगल अबॉर्शन करवा रही है, ठीक है, तो उन पर भी कोई ना कोई कानून जो है अप्लाई होगा। तो 2017 के अंदर इसको क्या कर दिया गया है? संशोधित कर दिया गया है। अब बेटा क्या होता है कि MTP कब करवा सकते हैं? ठीक है, तो MTP गर्भावस्था के प्रथम 3 माह में सुरक्षित होती है। तो हम लिख सकते हैं
कि एमटीपी गर्भावस्था के प्रथम 3 माह में सुरक्षित होती है। यानी जो फर्स्ट टाइमेस्टर होता है, यानी प्रथम 3 महीने जो होते हैं उसके अंदर एमटीपी यानी अबॉर्ट करवा सकते हैं, जो फीमेल के लिए क्या होती है, सुरक्षित होती है। ठीक है, लेकिन दूसरे माह में ये बहुत ही संकटपूर्ण व घातक हो सकती है। दूसरे तिमाही में यह बहुत संकटपूर्ण व घातक हो सकती है। ठीक है, तो प्रथम तिमाही जो है उसके अंदर इजीली हो जाती है, सेफ भी रहती है। ठीक है, दूसरी जो तिमाही है यानी तीसरे, चौथे, 5 और 6 महीने का जो बच्चा है उसको अगर आप अबॉर्ट करवा रहे हो तो बहुत ही संकटपूर्ण और घातक हो सकता है मदर के लिए। ठीक है, इसमें मदर की जान भी जा सकती है। क्लियर। अब एमटीपी करते क्यों हैं, ये देखो बेटा, आप एमटीपी करने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं, तो कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए अबॉर्शन की, तो हम यहां लिख देते हैं कंडीशन ऑफ एमटीपी। कंडीशन ऑफ एमटीपी की क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो अगर गर्भावस्था माता के जीवन को खतरा बने, ठीक है, तब एमटीपी करवानी चाहिए। गर्भावस्था यदि माता के जीवन को खतरा बने। बेटा कई बार ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, ठीक है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है जिसकी वजह से बच्चा जो है अंदर पलने वाला बच्चा वो माँ के जीवन के लिए खतरा बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे बच्चे को क्या कर दिया जाता है, अबॉर्ट कर दिया जाता है, तब आप एमटीपी करवा सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि जब बच्चा गंभीर बीमारी लेकर पैदा होने वाला हो। जब बच्चा गंभीर बीमारी लेकर पैदा होने वाला हो, जैसे कि मान लो कोई फीमेल है, उसको एड्स है, ठीक है, तो उसके होने वाला जो बच्चा है वो भी एड्स से ग्रसित होगा। ठीक है, तो फिर ऐसे बच्चे को जन्म देकर ही क्या फ़ायदा, क्योंकि उसको तो वैसे भी बीमारी से लड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए जब बच्चा गंभीर बीमारी लेकर ही पैदा हो रहा है या कुछ कॉम्प्लिकेशंस है या कुछ एबनॉर्मलिटीज़ है बच्चे के अंदर, तो उसको जन्म लेना ही नहीं चाहिए, है ना, तो उसको क्या कर दिया जाता है, अबॉर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि वो तो बाहर आने के बाद में भी क्या हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए उसको पहले ही अबॉर्ट कर दिया जाता है। तो जब बच्चा गंभीर बीमारी लेकर पैदा होने वाला हो तब क्या कर दी जाती है बेटा, एमटीपी। बेटा ये स्वैच्छिक होती है, ठीक है, इसके अंदर किसी का दबाव नहीं होता है। अगर कोई पेरेंट चाह रहा है कि नहीं हमारा तो होना चाहिए, ठीक है, ओके, तो कंटिन्यूस करो, कंसीव करो प्रेगनेंसी को। ठीक है, लेकिन अगर कोई नहीं चाह रहा है तो ये कैसे, मैंने आपको यहीं पे लिखवाया है कि जानबूझकर व स्वैच्छिक रूप से। ठीक है, तो यहां पर पेरेंट अगर चाहेगा तो एमटीपी होगी, अदरवाइज एमटीपी नहीं होगी। यहां तक समझ में आ गया। तीसरी कंडीशन यह है कि जब गर्भावस्था बलात्कार के परिणाम स्वरूप हो, जब गर्भावस्था बलात्कार के परिणाम स्वरूप हो। ठीक है, कि अगर रेप के थ्रू अगर प्रेगनेंसी हो रही है, ठीक है, तो भी आप क्या करवा सकते हैं, एमटीपी करवा सकते हैं कि हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, यदि माता के 2 या 3 बच्चे ऑलरेडी हों, यदि माता के 2 या 3 बच्चे पहले से हों, ठीक है, अगर माता के 2 या 3 बच्चे पहले से हों तो फिर
चौथा बच्चा या तीसरा बच्चा लाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी नारा चल रहा है हम दो हमारे दो, बच्चे दो ही अच्छे, ठीक है, इसलिए ज़्यादा बच्चे पैदा करने से पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, कंपटीशन लेवल बढ़ जाता है बच्चों, है ना, ठीक है, बेरोजगारी बढ़ रही है पॉपुलेशन बढ़ने से, ठीक है, लोग मर रहे हैं, तो इसलिए फिर करने से क्या फ़ायदा है, तो इसलिए क्या करवा ली जाती है, MTP करवा दी जाती है, ठीक है। तो ये कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है, या फिर जो आप गर्भ निरोधक उपाय आप काम में ले रहे हो अगर वो फेल हो जाए, ठीक है, तब भी आप MTP करवा सकते हैं। तो गर्भ निरोधक तरीकों के फेल होने के परिणाम स्वरूप यहां पे लिख सकते हैं, गर्भ निरोधक तरीकों के फेल होने के परिणाम स्वरूप, ठीक है, अगर गर्भावस्था होती है तब भी आप जो है MTP करवा सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। तो ये कंडीशन होनी चाहिए MTP की, ओके। तो गर्भावस्था यदि माता के जीवन को खतरा बने, जब बच्चा गंभीर बीमारी लेकर पैदा होने वाला हो, जब गर्भावस्था बलात्कार के परिणाम स्वरूप हो, यदि माता के 2 या 3 बच्चे पहले से हों, या गर्भ निरोधक तरीकों के फेल होने के परिणाम स्वरूप, तब आप MTP करवा सकते हैं। उतारो इसको फटाफट से, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो चुका है, करेक्टिव मेथड। तो यहाँ पर अपन ने जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स थे, जितने भी गर्भ निरोधक उपाय थे, वो हमने पढ़ लिए हैं। टेम्परेरी मेथड पढ़ लिया है, परमानेंट मेथड पढ़ लिया है और करेक्टिव मेथड पढ़ लिया है, ठीक है। अब आगे जो टॉपिक है बेटा वो है अपना सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, कि यौन संपर्क के द्वारा कौन कौन सी बीमारियां होती है, ठीक है। फिर आता है बेटा इनफर्टिलिटी यानी बंध्यता, कि जो माँ बाप बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, और उनको बच्चा चाहिए, तो कौन कौन सी ऐसी टेक्निक है जिनके द्वारा वो बच्चे पैदा कर सकते हैं, ठीक है। और फिर एक टॉपिक और बचता है बेटा एमनियोसेंटेसिस यानी सेक्स डिटर्मिनेशन, कि किस तरीके से लिंग का निर्धारण किया जाता है, और जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं, जितने भी बीमारियां होती हैं, उसको कैसा निर्धारित करते हैं, वो चीज़ हम पढ़ेंगे यहाँ पर। और उसके बाद में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा 1 या 2 दिन के अंदर। तो आज यहीं पे अपन समाप्त करते हैं। कल हम पढ़ने वाले हैं STD। STD का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है, यानी यौन संचारित रोग जो असुरक्षित यौन संपर्क के द्वारा फैलते हैं, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में करेंगे। कौन कौन से रोग आपके NCERT के अंदर दे रखे हैं वो भी हमको पढ़ना है, और किन किन वजह से, किन किन रोग पैथोजन से, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म से वो रोग होते हैं, तो उसको अपन कल देखेंगे, ठीक है। आज के लिए यहीं तक, ओके। थैंक यू सो मच। अपने कमेंट्स लिख दीजिएगा, अपने डाउट्स लिख दीजिएगा, ओके। बाय बाय।